जी, राम राम दोस्तों। ओ लल्ला, पहले बताइए इनका यूज कहाँ होता है? आप चारों जो लोग गेम खेल रहे थे, लूडो, बताइए इन चीजों का यूज कहाँ होता है? अरे बोलो, इनका यूज लूडो में होता है। किसमें होता है? लूडो के अंदर या तो सर्कुलर लिंक लिस्ट लेते हैं या सर्कुलर क्यू लेते हैं, ताकि सबकी टर्न आती रहे। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये जो लूडो खेल रहे थे ना, उसके पीछे डीएसए चल रहा है। क्या चल रहा है? डीएसए। चलिए, डीएसए की बात करेंगे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन। घुमाने का तरीका यहां पर कम है। सिर्फ एक एरे ही है जिसमें बहुत घुमाया जा सकता है, बाकी सब में क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आंसर फिक्स होते हैं। अगर आप याद भी कर लो तो भी मजा आ जाएगा। तो करें हम लोग भाई शुरू। तो चलिए, साथ साथ दोहराइएगा। डीएसए दो सब्जेक्ट से मिलकर बना सब्जेक्ट है। पहला एल्गोरिथम, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर। सर, ये एल्गोरिथम क्या समझाता है? उससे पहले ये समझ लो। बोल लो। निकलस। निकलस एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने कहा कि दुनिया में अगर कोई चीज सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें केवल दो चीज है। दुनिया में जितने भी प्रोग्राम है उनमें केवल दो चीज है। पहला है लाइनें, क्या है? इंस्ट्रक्शन। और दूसरा है डेटा। तो एक बार क्वेश्चन आया था, केवीएस में या एनवीएस में पेपर में क्वेश्चन आया था कि निकलस का फेमस कोट क्या है। तो निकलस का फेमस कोट है कि एल्गोरिथम और डीएसए पढ़ोगे तो क्या खत्म हो जाएगा? प्रोग्राम। एक्चुअली में एल्गो ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखे, और डेटा स्ट्रक्चर ये बताता है कि डेटा को कैसे रखे। तो प्रोग्राम में कितनी चीजें होती है? दो। चलिए, सी का प्रोग्राम याद है आपको? बोलो। वॉइड मेन इंटीजर ए बी सी ए प्लस बी, प्रिंट अप करो सी को। चलो, बोलो यहां पर एक दो तीन चार, कितनी लाइनें हैं? चार लाइनें। कितनी लाइनें? चार। और डेटा की बात करूं तो यहां पर इंस्ट्रक्शन आपके नीचे लिखे हुए हैं। चार इंस्ट्रक्शन है, चार लाइनें हैं ना भाई। डेटा हमारे पास में यहां पर है तीन। कौन कौन सा है भैया? ए बी सी। डेटा मतलब वेरिएबल, 2 बाइट, 2 बाइट और 2 बाइट। आपने चाहे सी, सीपीपी, जावा का कितने भी प्रोग्राम बनाए हो, आपने केवल दो ही तो चीज कर रहे हो, लाइनें लिख रहे हो और डेटा को संभाल रहे हो। पहले बोलना था। मैं गिरता, चार दांत टूट जाते हैं, फिर बोलते आप। हाँ, तो बोलो, दुनिया में प्रोग्राम के कितने भाग हैं? इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फालतू के लिखे हैं या काम काम के? ये चीज कौन समझाता है? डेटा आपका बिखरा हुआ होना चाहिए या अरेंज? ये कौन बताता है? तो डेटा स्ट्रक्चर का एक ही अहम है, डेटा को ढंग से रखो। एल्गोरिथम का एक ही अहम है कि आपकी लाइनें कम हो, अच्छी हो। क्या ये चीज समझ में आ गई? पक्का? किसी को लिखना है? नहीं, किसी की इच्छा है तो लिख लें। सबके लिए नहीं है। बाकी लोग यहां से कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो।
पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, निकोलस के हिसाब से एल्गोरिथम प्लस डीएसए बराबर कंप्यूटर या प्रोग्राम? प्रोग्राम। एल्गोरिथम का मुख्य उद्देश्य है डाटा को अच्छे से रखना या लाइनों को कम करना? डेटा स्ट्रक्चर का मुख्य काम क्या है? डेटा को रखना। क्या यहां तक समझ में आ गया? और आप चाहो तो इसको यहां से देख सकते हो, चाहो तो इसको यहां से देख सकते हो। तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो अच्छा प्रोग्राम बनता है। एक अच्छे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को भी संभालना पड़ता है और डेटा को भी संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाली इंस्ट्रक्शन संभाल लो, डेटा छोड़ दो। तो हमें दोनों ही अच्छे से हैंडल करने होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, नहीं एल्गोरिथम की। बोलो, एल्गोरिथम का मतलब सॉल्यूशन। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? जिसको हम आम जीवन में बोलते हैं सॉल्यूशन, उसी को हम लोग कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोलते हैं एल्गोरिथम। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मैं पूछता हूं, अगर आप लोग यहां मान लेते हैं कोई है, जैसे कि मान लो आसपास के एरिया में रहता हूं, कहाँ, जयपुर से बाहर कहाँ के हो? अलवर से। तो जयपुर से अलवर जाने की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो आप? कैसे जाते हो अलवर? ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, हाँ है ना? तो सबसे पहले ट्रेन में जाना है तो ट्रेन में बैठ कर जाना है या पहले टिकट लेना है? तो पहले टिकट लेना है, पहले स्टेशन पहुंचना है। स्टेशन पहुंचो, टिकट होना चाहिए, फिर आप लोग ट्रेन में बैठ कर जाओगे, हाँ है ना? ऐसा तो नहीं कि टैक्सी की जैसे उतरूंगा तब पैसे दे दूंगा। टैक्सी वाले को तो हम लोग बाद में पैसा देते हैं, पर ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, यहाँ पहले पेमेंट करना पड़ता है। देते ही नहीं है। तो अलवर वाले तो देते होंगे, भरतपुर वाले नहीं देते होंगे, क्या पता। अलवर वाले भी ऐसे ही है, बदमाश है दोनों के दोनों। क्यों? थोड़ा बेल्ट तेज है, थोड़ा तेज बेल्ट है। चलो, तो साथ साथ बोलो, सॉल्यूशन क्या है? बोलो, सॉल्यूशन में स्टेप्स है। जैसे कि मुझे मान लो जोधपुर जाना है, तो पहला स्टेप है कि भैया मैं यहां से स्टेशन जाऊं, दूसरा स्टेप है टिकट खरीदूं, तीसरा स्टेप है ट्रेन पकड़ूं। तो इन्हीं को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम की परिभाषा या इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, ये कचरा टॉपिक था। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को एल्गोरिथम कहते हैं। लेकिन साथ साथ बोलिए, अच्छे एल्गोरिथम में कुछ विशेषताएं होती है। पहला, कोई भी एल्गोरिथम इनपुट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो इनपुट क्या होता है? ऑप्शनल। तो ये वैल्यू लेना, इसे हम लोग कहते हैं इनपुट। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम वैल्यू ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में लिखा प्रिंटफ, बताइए दूसरा प्रोग्राम इसमें बताइए कोई वैल्यू मांगी जा रही है या जो वैल्यू है उसी को जोड़ा जा रहा है? तो क्या ये प्रोग्राम कभी कोई वैल्यू मांगेगा? यहाँ पर तो वैल्यू पहले ही फिक्स कर रखी है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, इसको चाहे 1000 बार चलाओ चाहे लाख बार, इसका आंसर 11 ही आएगा। तो क्या ये कोई इनपुट मांग रहा है? अगर यहां से मुझे इनपुट मंगवाना होता तो मैं यहां लिखता इंटीजर ए बी सी, क्या लिखता, फिर अंदर क्या लिख देता, स्कैन ऑफ, और दो वैल्यू उठाता, पहली वैल्यू ए में, दूसरी वैल्यू बी में, और फिर दोनों को जोड़ता। अब बताओ ये प्रोग्राम क्या वैल्यू मांग रहा है? तो हो सकता है कि कोई प्रोग्राम वैल्यू मांगे चाहे ना मांगे। तो बताओ इनपुट लेना क्या होता है? ऑप्शनल। साथ साथ बोल लो, आउटपुट हर एल्गोरिथम आउटपुट जरूर देगा, ये ऑप्शनल नहीं है। तो बताइए, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो आंसर क्या आया? 5। अगर मैं यहां पर फिक्स हटा देता, वैल्यू नहीं भी मांगता, वैल्यू नहीं भी मांगता, तो भी आउटपुट क्या आता? 5। चाहे वैल्यू लो ना लो, आउटपुट देना जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर आता है फाइनाइट स्टेप। क्या आता है? साथ साथ बोलिए, एल्गोरिथम में फाइनाइट स्टेप होंगे,
लिमिटेड लाइनें होगी, 1 करोड़ 2 करोड़ हो सकती है, पर इनफाइनाइट नहीं होगी। मैंने आपको एक दिन फोन किया, मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपने कहा सर लाइनें लिख रहा हूं अभी, फिर 10 साल बाद में वापस फोन किया, अब सॉल्व होगी सर, अभी भी लाइनें लिख रहा हूं मैं। तो जिंदगी भर लाइनें लिखते रह जाओगे तो सॉल्व कब होगी प्रॉब्लम? हाँ या ना? तो लाइनें फिक्स होनी चाहिए, लिमिटेड, चाहे वो 1 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, पर लिमिटेड होगी। तो बोलो, सारे स्टेप लिमिटेड होंगे, इन्फिनाइट नहीं होंगे। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? फिर आता है हमारे पास में डिफाइनाइटनेस। क्या आता है? बोलो हमारे एल्गो, बोलो एल्गो के स्टेप लंबे हो या छोटे हो, प्रिसाइज हो। क्या हो? प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा, है ना? प्रिसाइज को हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में कहते हैं ऑप्टिमल। क्या कहते हैं? छोटे होने चाहिए स्टेप, फालतू के स्टेप हो या मीनिंगफुल हो, और मीनिंगफुल स्टेप हो। क्या हो? क्या कैलकुलेटर पर कभी लिखा हुआ देखा आपने, एंटर द नंबर? लिखा हुआ देखा? लेकिन जब कॉलेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग जरूर लिखते हैं प्लीज एंटर द नंबर, जैसे कि भीख मांग रहे हैं। वो एकदम फर्जी स्टेप था, वो कभी नहीं लिखा जाता। हाँ है ना? हाँ, जहां जरूरत है वहां लिखेंगे, जैसे एटीएम पर लिखा जाता है। और वो भी प्लीज नहीं लिखते, वो लिखते काइंडली, काइंडली एंटर द अमाउंट इन द मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है ना? अब सारे एल्गोरिथम सही चलने चाहिए या गलत चलने चाहिए? तो एक होता है करेक्टनेस। क्या होता है? इसका मतलब है कि एल्गोरिथम चलने के बाद में क्या दे? सही आंसर दे। पता चला आपने एल्गोरिथम बना दिया, चल भी रहा है, लेकिन आंसर गलत आ रहा है, तो क्या वो काम का है? नहीं। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? अब आता है, किसी को दोस्त को लिखना है तो लिखे। प्रोग्राम इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कारगर होना चाहिए, बेमतलब का नहीं होना चाहिए। आप इसको इफेक्ट नहीं कह सकते। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। बाकी लोग दोहराइए। एल्गोरिथम को दर्शाने के 3 तरीके हैं। तो अगर कोई मुझे कहे साहब एल्गोरिथम दिखाओ, तो हम लोग 3 तरीके से दिखा सकते हैं एल्गोरिथम को। करेक्ट है? तो अब हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखेंगे? ऑफ एल्गो। किसी भी एल्गो को दर्शाने के 3 तरीके हैं। पहला है सड़ा हुआ कोड। क्या है? सड़ा हुआ कोड, जिसको क्या कहते हैं? सूडो कोड। दूसरा है चित्रों द्वारा। किसके द्वारा? और तीसरा है सोर्स कोड। क्या है? सोर्स कोड का मतलब है प्रोग्रामिंग भाषा में। किसमें? और ये होता है डायग्राम में। क्या होता है ये ग्राफिक्स में होता है। और ये होता है ह्यूमन भाषाओं में, ह्यूमन लैंग्वेज में। किसमें होता है? ह्यूमन लैंग्वेज में। चलिए,
ये तीन तरीके हैं। जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो मैंने लिखा बिगिन, क्या लिखा मैंने? दूसरा स्टेप, टेक टू वैल्यू इन ए एंड बी। ए और बी में वैल्यू ले ली और ए प्लस बी करके आंसर किस में डाल दिया? सी में। और चौथा क्या कर दिया? डिस्प्ले सी। तो बताइए ये पूरी चीज मैंने किस भाषा में लिखी है? इंग्लिश में लिखी ना। तो ये क्या कहलाएगा? सूडो कोड। सूडो कोड किसी भी भाषा में हो सकता है, कोई भी इंसानी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, जापानीज, चाइनीज, किसी भी भाषा में लिख सकते हो आप। पर जिस भाषा में लिखा गया, मान लो वो भाषा अगले को नहीं आती, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? चित्रों का। अब चित्र जो होते हैं ये सारे फिक्स है। क्या होते हैं सारे? ये देखो, ये है बिगिन। क्या है ये? इसका मतलब है इनपुट लेना। क्या लेना? इसका मतलब है काम करना। ए प्लस बी आंसर किस में डाल दिया, और इसका मतलब है आउटपुट। और लास्ट में जाकर क्या लिख दिया? स्टॉप। अब यही चीज मैंने किस में दिखाई है? चित्रों में। और यही चीज मैं दिखा सकता हूं आपको किस में? प्रोग्रामिंग भाषा में। जैसे कि सी में दिखा सकता हूं, वॉइड मेन इंटीजर ए वैल्यू 2, बी बराबर 3 और सी बराबर ए प्लस बी, और यहां हमने कर दिया प्रिंट ऑफ सी। ये भी एल्गो, ये भी एल्गो, ये भी एल्गो, तीनों के तीनों सेम एल्गो है। तीनों के अंदर दो नंबर जोड़े जा रहे हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग रूप से दर्शाया है। ये कौन सी भाषा में है? ह्यूमन। ये है सूडो कोड। ये कौन सी भाषा है? ग्राफिक्स। ये कौन है? फ्लो चार्ट। और वो कौन सी भाषा में है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन में, वो क्या कहलाएगा? सोर्स कोड। ये तीनों ही एल्गोरिथम है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो एल्गोरिथम को दर्शाने के कितने तरीके? तीन। सूडो कोड किसी भाषा पर निर्भर नहीं करता। हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो आती है वो लिखो। फ्लो चार्ट में सिंबल फिक्स है। फ्लो चार्ट में क्या है? सिंबल फिक्स है। तो उन सिंबलों को आप लोगों को जो खास खास है वो दिखा दूं मैं आपको। वो खास खास देख लो। उसके बाद में सोर्स कोड तो अपने प्रोग्रामिंग भाषाओं में हम लोग पढ़ ही रहे हैं या पढ़ चुके होंगे, सी में, सीपीपी में, जावा में, पाइथन में। तो अब बचा है फ्लो चार्ट। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बोलो, एल्गोरिथम को ग्राफिक्स में दर्शाना, डायग्राम में दर्शाना कहलाता है सूडो, फ्लो चार्ट या सोर्स कोड? फ्लो चार्ट। ये कर लोगे ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कई बार कहते हैं, बोलो, फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्गो। एल्गो का क्या है? ये ग्राफिकल रूप है। क्या यहां तक ठीक है? चलो, जिसको याद है वो मेरी हेल्प करें। इसको कहते हैं ओवल। क्या कहते हैं? बताओ ये किसके लिए होता है? ये वाला है डायमंड। क्या है ये? ये किसके लिए होता है? किसके लिए? हाँ सॉरी, कंडीशन के लिए। किसके लिए होता है? कंडीशन के लिए या डिसीजन के लिए। बोलो, सामान्यता इससे दो शाखाएं निकलती है। फिक्स नहीं है, तीन भी निकाल सकता हूं, पर दो निकलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि फ्लो चार्ट में डायमंड से कितनी शाखाएं निकलती है, या फ्लो चार्ट में कंडीशन में सामान्यता कितनी ब्रांच होती है? दो। इफ एल्स में ये तो काम में लेते हैं हम लोग। फिर आता है ये वाला, इसे कहते हैं रेक्ट एंगल। क्या कहते हैं? और ये किसके लिए होता है? प्रोसेस के लिए। किसके लिए होता है? अगर ऐसा आ जाए तो लिख के आना, ये है हेक्सागन। क्या है? 6 फलक वाला। ये होता है प्री प्रोसेस के लिए। किसके लिए? ये क्रिया के लिए, ये बने बनाए प्री प्रोसेस के लिए, जैसे हैश इंक्लूड के लिए। बोल लो, प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस। ठीक है? तो इससे होता है प्रिंट एफ, स्कैनफ के लिए। किसके लिए? बोलो, यूजर के कामों के लिए, प्री प्रोसेसिंग के लिए, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। हाँ है ना?
और ये होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए। बोलो, ये ऑन पेज कनेक्टर है। क्या है ये? मतलब अगर आपको कोई लाइन खींचनी होगी यहां से लेकर यहां तक, तो इससे अच्छा कि आप लोग लिखो यहां से मैं कहा गया ए में, और यहां से वापस आया ए से, तो ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको दूसरे पेज पर जाना हो, किस पेज पर जाना हो, तो ये होता है, इसे कहते हैं ऑफ पेज। क्या कहते हैं? कनेक्टर। ये है कुछ और, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, पर ये वो है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। चलो बताइए, ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट को किससे दर्शाते हैं? ओवल से। ईआर डायग्राम में एंटिटी को किससे दर्शाते हैं? बोलो, एंटिटी होती नहीं है, एंटिटी सेट होता है। रिलेशन को किससे दर्शाते हैं? डायमंड से। समझ गए ना? की एट्रीब्यूट को कैसे दर्शाते हैं? डबल से। सेकंड वाला पार्सल। पार्सल क्या? पार्सल की कौन सी की आगे दुनिया में? की कैन बी वीक एंटिटी, तो समझ में आ गया। वीक एंटिटी तो मैंने सुना है, पर ये पार्सल की कौन सी होती है लल्ला? तो ये सब के सब पूछे जाते हैं। यूएमएल आता है? यूएमएल कर लिया? डीएफडी, डीएफडी के सिंबल बताओ। सीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल, ईआर डायग्राम, फ्लो चार्ट। ये पांचों चार्ट है, पांचों ग्राफिक्स है। पांचों में से एक क्वेश्चन बढ़ेगा। कौन कौन से? बोलो। फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम, यूएमएल, सीएफडी, डीएफडी। या तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ले या आपसे क्वेश्चन पूछ ले। इनमें से सिंबल होते हैं, वो सिंबल पूछते हैं आपसे। ठीक है, चलो। तो ये पांचों ही पूरे कंप्यूटर साइंस में सारे चित्र है, पांचों ही। तो पांचों को लिख लेना, कहीं से पढ़ सके तो बढ़िया है। तो ये हो गया फ्लो चार्ट, है ना? अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। किसकी? एल्गोरिथम को साथ साथ बोलिए। एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए दो पैमाने हैं। पहला, कंप्लीटनेस। एल्गोरिथम अच्छा है या बुरा है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो सही आंसर दे रहा कि नहीं दे रहा। अगर सही आंसर नहीं दे रहा तो फिर आगे सवाल ही नहीं उठ रहा कि उसकी परफॉर्मेंस चेक करूं, हाँ या ना? दूसरा होता है परफॉर्मेंस। क्या होता है? परफॉर्मेंस कह सकते हो या आप कह सकते हो इफेक्टिवनेस। क्या कह सकते हो? लेकिन हम लोग पसंद करते हैं क्या बोलना? कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलना पसंद करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि प्रोग्राम कितना ढंग का है। ये बताता है कि वो सही आंसर दे रहा है, और ये बताता है कि वो ढंग का है या बेकार है। उदाहरण देखें। बोलो, हमारे पास 100 एलिमेंट है, 10, 21, 13 करते करते 80। मुझे ढूंढना है 50। क्या ढूंढना है? 50 मुझे यहां से सर्च करना है। ठीक है, तो बोलो, सर्च करने के दो तरीके। लीनियर सर्च, लीनियर सर्चिंग,
सर्च या सर्चिंग एक ही है, और दूसरा क्या होता है? बाइनरी सर्च है। बोलो दोनों का काम सेम है, तो बढ़िया कौन घटिया कौन? दोनों ही सही आंसर देते हैं, इसका मतलब दोनों की कंप्लीटनेस क्या है? बराबर। लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है, एक की परफॉर्मेंस ज्यादा है और एक की कम है, एक घटिया है एक अच्छा है। और घटिया है या अच्छा है ये नापने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है? कॉम्प्लेक्सिटी। बोलो कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह की है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या यहां तक ठीक है? ये बताता है कि प्रोग्राम कितना स्पेस लेगा। क्या लेगा? कहां लेगा? इन मेमोरी रैम में, बिल्कुल सही। जब कोई प्रोग्राम चलता है तो मेमोरी में जगह लेगा, हर चलने वाली चीज मेमोरी में आती है, रैम में आती है, और रैम में जाकर कितनी जगह लेगा ये कौन बताएगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बोलो प्रोग्राम को चलने में लगने वाला समय क्या बताता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यह बताएगा कि कितना टाइम लगेगा। क्या यहां तक ठीक है? आजकल के फोन के अंदर कोई मुझे बताइए, आप लोगों में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके मोबाइल में 16 GB रैम है। आपके किसी के पास 16 GB रैम है? 12 GB वाले, 8 GB वाले, 6 GB वाले, 4 GB वाले, 2 GB वाले, 1 GB वाला, 1 MB वाला। 1 MB 2 MB कीपैड वाले आते हैं। हाँ ये 1 MB 2 MB है। 1 KB वाला कोई है क्या? नहीं। तो दोस्तों दिन ब दिन मेमोरी बड़ी हो चुकी है, तो हमें किसकी टेंशन नहीं लेनी है? स्पेस की। हमारे लिए मायने क्या रखता है? टाइम। तो जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, चाहे वो कुछ लिखे चाहे ना लिखे, आपको बेफिक्र होकर उसको क्या मानेंगे? टाइम। क्या मानना है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकाली जाती है आज की डेट में। स्पेस को तो इग्नोर किया, बोला स्पेस की कोई कमी नहीं है। स्पेस की कमी उस जमाने में होती थी जब हम लोग केबी में काम करते थे या एमबी में। अब तो भैया जीबी ही चल रहा है मार्केट में, तो स्पेस का लफड़ा नहीं है, टाइम का लफड़ा है। और इससे ज्यादा टाइम तो सबसे कम टाइम बताऊं किसके पास है पूरे इंडिया में? हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है। हमारे पास इतना कम टाइम है कि हम लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है। कोई नोटिफिकेशन आता तो सीधा क्लिक कर देते, पढ़े नहीं कि अंदर क्या लिखा हुआ है। हम बे मतलब का बिजी रहते हैं। कोई भी फोन करेगा, क्या ये थोड़ा बिजी हूं यार, क्या कर रहा है? लूडो खेल रहा है। ठीक है ना? तो बोलो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किसकी निकाली जाती है? टाइम की। क्या यहां तक ठीक है? अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? इसको कर लो, यहां से क्वेश्चन पहला छपेगा। क्या छपेगा? पहला। ठीक है ना? आप बिना प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा बादाम का यूज करना है। ठीक है ना? तो पहले आपको कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूं। बोलो पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। बोलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाना। बोलो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स। सब ये कैसे दिखाएं? टाइम कैसे दिखाएं? सेकंड में दिखाऊं, मिनट में दिखाऊं, किस में दिखाऊं? तो बोलो टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। इन सिंबल को एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम जो है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के तीन तरीके हैं या तीन नोटेशन है। एसिम्प्टोट का मतलब होता है इंफिनिटी तक। कहां तक? मतलब इंफिनिटी तक सोचना है।
कहां तक सोचना है? एक बार कोई नहीं सोचेगा, अगर एक बार सोचेगा तो फंस जाओगे आप। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका समय कितना है, तो आपको बार बार चलाना है दिमाग में। क्या चलाना है? इसीलिए इन्फानाइट टाइम चलाओगे दिमाग में कि अच्छा इतनी बार हो रहा तब क्या होगा। एक बार चलाकर पकड़ा तो आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, गोज टू इंफिनिटी। कहां तक? इंफिनिटी। चलो टाइम की बात करते हैं। लल्ला अभी कौन कौन आए? एक और दो। आज टाइम पर आए या लेट है? आप लेट है। इससे भी लेट आए हो कभी कि आज सबसे ज्यादा लेट आए? आज आए, ये कहलाता है वर्स्ट केस। क्या कहलाता है? सर आज पता नहीं कोई गड़बड़ हो गई, आज बहुत समय लग गया आने में। हाँ है ना? वैसे ही जब कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में हम लोग तीन चीज चेक करते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो कितना तेज चलेगा, बेस्ट केस। सर कितना फास्ट चलता है? जैसे कंपनी वाले जब अपन को गाड़ी खरीदने जाता है ना, बाइक वगैरह, ठीक है ना, तो वो हमेशा बेस्ट केस बताते हैं। जैसे कि मैं गाड़ी खरीदने गया तो बोले कितने की एवरेज के? सब 35 की। मैंने कहा ये तो देखी तो नहीं 35। कि सर सोचो, सड़क पर कोई नहीं है, एक गड्ढा भी नहीं है, एक बार भी ब्रेक नहीं दबाया, आप बराबर 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तो आपकी कितनी आएगी? 35। क्या ऐसा संभव है रियल लाइफ में? नहीं। तो ये होता है बेस्ट केस। प्रैक्टिकली तो कुछ और ही होगा, है ना? प्रैक्टिकल होता है एवरेज। क्या होता है? तो अभी कहते हैं गाड़ी क्या एवरेज दे रही है? कैसा 32 का दे रही है अभी तो। हाँ, तेरा भी होता है। और एक होता है वर्स्ट केस कि आपके इंजन में कोई खराबी आ गई और आपकी गाड़ी पेट्रोल खा रही है 1 किलोमीटर 1 लीटर में। ये हो गया वर्स्ट केस। तो बोलो किसी भी प्रोग्राम का समय, तीन समय लेते हैं। सबसे बढ़िया समय जो सबसे कम होगा, सबसे घटिया वाला सबसे ज्यादा होगा, और बाकी वाला बीच में। तो बोल लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीन होती है: बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। क्या होती है? सबसे घटिया। हम लोग तीनों ही देखेंगे। बोलो वर्स्ट केस के लिए ओ होता है, इस वाले सिंबल का नाम क्या? बिग ओ। बोलो बेस्ट केस के लिए ओमेगा, और एवरेज के लिए थीटा। बोलो ओ, बिग ओ ये दर्शाता है मैक्सिमम टाइम, और वो कह रहा है कि आपका प्रोग्राम इससे क्या कहेगा? कम टाइम। ये है हमारा प्रोग्राम। ये आपको अपर लिमिट देता है। क्या देता है ये आपको? इसे कहते हैं अपर बाउंड। क्या कहते हैं? अपर बाउंड का मतलब है कि आप चाहे कितना भी बुरा हो जाए, इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता प्रोग्राम, इससे ज्यादा समय नहीं खा सकता, है ना? चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, आप चाहे कहीं पर भी हो, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 1 साल के भीतर तो यहां पहुंच जाओगे। 1 दिन रुक जाओगे, 2 दिन रुक जाओगे, 10 दिन रुक जाओगे, 1 महीना, 2 महीना, और 1 साल के अंदर तो आप लोग अपने रूम से यहां तक तो आ ही जाओगे किसी भी हालत में। हाँ या ना? तो बुरे से बुरा जो समय है वो बताता है वर्स्ट केस। कौन दिखाता है? और वर्स्ट केस ये बता रहा है कि आपका प्रोग्राम इससे कम ही खाएगा, इससे कम ही समय लेगा। जैसे कोई मुझसे पूछे सर आपकी ऐप ओपन होने में कितना समय लेती है, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं कितना भी बुरा आ जाए समय, स्प्लैश जो पहली स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं स्प्लैश। क्या बोलते हैं? चाहे कितना भी समय आ जाए, चाहे इंटरनेट बिल्कुल भी ना चले, फिर भी वो कम से ज्यादा 10 सेकंड खाएगी, उससे ज्यादा नहीं खाएगी। इंटरनेट नहीं भी आया तो वो लॉगिन पे लाकर छोड़ देगी आपको, पर 10 सेकंड से ज्यादा वो कभी नहीं रुकेगी। अगर मैं मान के चलूं कि सबसे बढ़िया, सब कुछ दुनिया का सबसे इंटरनेट तेज आपके पास में है, तो भी वो कम से कम 3 सेकंड खाएगी, क्योंकि मैंने 3 सेकंड का डिले लगा रखा है अंदर। क्या लगा रखा है? डिले, ताकि वो 3 सेकंड रुके और आप मेरी फोटो देखें। इसलिए 3 सेकंड डाले मैंने जानबूझकर। वो फोटो तो मैंने किसी आप लोगों के लिए डाली थी कि भाई कोई भी स्टूडेंट अपनी फोटो दे दे, तो तेजू ने दी थी, काफी दिन तक डाली थी, पर लोगों ने वो ऐप यूज करना छोड़ दिया आपकी फोटो देखने के बाद, तो वो फोटो हटाई। तो लड़कियों से निवेदन है, अगर आप लोग आज नहीं तो कल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी फोटो मेरे पास में है सबकी। ऐप में जब आप लोग प्रोफाइल में अपलोड करते हो ना,
सब पता रहता है कि कौन कितना टेस्ट दे रहा है, कौन अपने नंबर को किस किस के साथ में शेयर कर रहा है। तब तो कुछ नहीं कर सकता मैं आपको। हो जाएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो भेज देना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की फोटो जब कोई ओपन ऐप करे, जितनी बार वो ओपन करेगा ऐप को, उतनी बार एक नई फोटो आपके सामने से जाएगी, आपके स्टूडेंट की। मतलब मैं चाहता हूं स्टूडेंट के सामने से वो स्लाइड होती रहेगी, हर बार खोलने पे एक नई फोटो, ताकि एक स्टूडेंट को भी अच्छा लगे कि सब कुछ तो हासिल किया है, 4 लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, चलो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी फोटो डाल देता हूं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कितना भी हाई इंटरनेट क्यों ना हो, आप 3 सेकंड से पहले नहीं स्विच हो सकते। वो मेरा क्या है? बेस्ट केस। बोलो, बेस्ट केस लोअर लिमिट बता रहा है। वो ये बता रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है ना, वो इससे ज्यादा ही समय खाएगा। ये अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम कभी कम कभी ज्यादा समय खाता, लेकिन इससे कम खा ही नहीं सकता। ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छपेगा। तो ये बताता है लोअर बाउंड। क्या बताता है? तो बोलो, हमारा पूरा प्रोग्राम लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड के बीच चलेगा। लोअर बाउंड है 3 सेकंड, और ये कितना है? 10 सेकंड। अब आप लोग चलाकर देख लो, आपका प्रोग्राम या तो 4 सेकंड खाएगा, या तो 3 सेकंड, या 10 सेकंड, या 9 सेकंड। 3 से कम नहीं खावेगा और 10 से ज्यादा भी नहीं खावेगा। तो ये मेरे बाउंड हो गए, लिमिट हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस यही चीज हम लोग दिखाते हैं, और ये दोनों लिमिट दिखाता है। ये दोनों लिमिट दिखाता है। बोलो, थीटा अपर वाली लोअर वाली दोनों दिखाता है, और आपका फंक्शन बीच में घूमता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब एज अ प्रोग्रामर इसको अच्छे से देख लो। यहां पर जो शब्द लिखे हैं एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आया था, अपर बाउंड को कौन दर्शाता है? वर्स्ट केस कौन सा नोटेशन? बिग ओ। बेस्ट केस कौन सा है? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के लिए कौन सा सिंबल? ओमेगा। वो थीटा, वो बिग ओ, दो और होते हैं, लिटिल ओमेगा, लिटिल ओ। वो आपकी कल्पना से विचित्र है और बाहर है अपने सिलेबस से। किसी दिन समय मिल जाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे उसकी, और उस समय चर्चा करेंगे एनपी और एनपी कॉम्प्लेक्स। कभी पढ़ा आपने? पी कंप्लीट, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम जो कंप्लीट नहीं हो सकती, उसको कैसे निकालेंगे? मुझे बताइए, हम में से कोई कितना भी तेज भाग ले या कितना भी कूद ले, वो चांद तक तो नहीं पहुंच सकता कूद कर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी अगर मैं कूदू चांद तक जाऊं तो इसको भी निकाल सकते हैं। जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम, उसका भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका है। उसी के लिए होता है लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जो चीज अभी तक हुई नहीं है। चलिए, किसी दोस्त को लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छप सकता है। हटा लूं? किसी को कोई यहां चर्चा करनी है तो कर सकते हैं आप। कोई चर्चा नहीं करनी है? जब आप पढ़ रहे थे तभी को डाउट नहीं थे, रिवीजन चल रहा तभी को डाउट नहीं है। इसका मतलब एग्जाम में तो पूरे से पूरे आएंगे क्वेश्चन। आपके पहला क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे बताओ।
ये प्रोग्राम कितना समय खाएगा? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? आपको ये प्रोग्राम कितनी बार चलाकर चेक करना है? इनफाइनाइट टाइम या एक बार? नहीं, इनफाइनाइट टाइम, तभी तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन आएगा। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार चलाऊं, माना कि हर लाइन 1 सेकंड खा रही है। कितनी खा रही है? तो बताइए, एक बार चलाया तो कितने सेकंड खाए? 4। दोबारा चलाया तो, तिबारा चलाया तो, 100 बार चलाया तो, 1000 बार चलाया तो, करोड़ बार चलाया तो 4। क्या ये हर बार सेम टाइम खा रहा है या अलग अलग? जब ये हर बार सेम टाइम खा रहा है तो इसको कहते हैं साहब इसका टाइम तो फिक्स है, ना तो कभी ज्यादा ना कभी कम, ये तो फिक्स टाइम खा रहा है। एक बार देखकर नहीं बताना है आपको, उसको सोचना है इनफाइनाइट टाइम। क्या सोचना है? तभी तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बनाया गया उस व्यक्ति ने। तो बोलो, करोड़ों बार चलाने के बाद ये समझ में आया, क्या समझ में आया? कि ये प्रोग्राम तो हर बार फिक्स ही खा रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बोली जाएगी O1। क्या बोली जाएगी? 1 का मतलब 1 सेकंड नहीं है, 1 का मतलब है फिक्स या कांस्टेंट। क्या होता है? फिक्स या कांस्टेंट। करेक्ट है। चलो, अब एक और ले लेते हैं 4। बोलो, आई की वैल्यू 1, आई इज लेस देन 2, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ हाई। तो बताइए हाई कितनी बार चलेगा? 2 बार फिक्स है ये। दोबारा चलाया तो कितनी बार चलेगा? 100 बार चलाया तो 2 बार चल रहा है तो सेकंड कितना टाइम खा रहा है? 2 सेकंड। तो 1000 बार चलाऊं, चाहे 2 बार चलाऊं, चाहे करोड़ बार चलाऊं, ये फिक्स टाइम खा रहा है या बदल रहा है? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 1। क्या होगी? 1। O1 का मतलब सबसे बुरा ये 1 टाइम ही खा रहा है, फिक्स खा रहा टाइम। तो 1 का मतलब 1 नहीं है, 1 का मतलब क्या है? फिक्स टाइम खाना। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां 2 नहीं है। 2 था तो आपने बोला था आई की वैल्यू 1 के लिए, आई की वैल्यू 2 के लिए चलेगा, है ना? अब मुझे बताइए, अगर 3 होता तो ये कितनी बार चलता? 4 होता तो, 40 होता तो, 400 होता तो, एन होता तो, एन होता तो। और एन की वैल्यू कौन डालता है? यूजर। अब मैं इसको एक बार चलाता हूं, तो मुझे बताइए, जब मैं इसको पहली बार चला रहा हूं तो ये वैल्यू किससे मांगेगा? यूजर से। यूजर ने 5 डाला तो ये 5 बार चलेगा, 100 डाला तो 100 बार चलेगा, हाँ है ना? तो बताइए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स है या हर बार बदल रही है? जब हजारों बार चलाएंगे बदल रही है। किसके हिसाब से बदल रही है? आई के हिसाब से या एन के हिसाब से? तो जितनी एन की वैल्यू उतना ये चलेगा। इसे कहते हैं साहब एन बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। तो जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाया जाता है तो पहले मैं भी ये सोच रहा था कि मुझे कोई समय दिखाया जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अरे, गलत फोन काट दिया। अब क्या है? कट गया, कंपनी का फोन था। सालो, ये किस कंपनी का था देखो। कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो बोल लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड में नहीं दर्शाई जाती है। हम लोग यहां पर यह दर्शाते हैं कि साहब हमें नहीं पता, जितना एन होगा उतना ये चलेगा, हाँ है ना? तो बोल लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन को लीनियर कहते हैं, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। अब मुझे बताइए, ये कितनी बार चलेगा? बोलो, आई की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे करते करते 10 तक चलेगा। अब मैं आपके सामने यहां इक्वेशन पटक रहा हूं, आई बराबर आई प्लस 2।
तो बताओ ये कितने बार चलेगा? अब जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर ध्यान से साथ साथ बोलना। आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो क्या छप गया? हाय। वापस गए यहां पर, है ना भाई? 1 + 2 कितना हुआ? 3। किस में गया? आई की वैल्यू। वापस आओ, यहां रखो 3। क्या 3 10 से छोटा है? तो ये एक बार और चलेगा, हाय। हाँ है ना? फिर गए वापस, 3 + 2 5। किस में गया? यहां आए, यहां रखा 5। बोलो 5 10 से छोटा है, हाँ या ना? तो क्या छपेगा? हाय। ऊपर गया, 5 + 2 7। किस में गया? यहां रखा 7। क्या रखा दोस्त? 7 10 से छोटा है, तो हाई छपेगा। फिर वापस गया, 7 + 2 9। आई की वैल्यू कितनी? इस बार 9 रखा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो क्या छपेगा? हाई। फिर वापस गया, यहां पर आई की वैल्यू 9 + 2 11। यहां 11 रखा दोस्तों, ट्रू या फॉल्स? 12 आया। तो बताइए यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ये कितनी बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। अगर ये मैं n लिखता तो कितनी बार चलता? n बार या n से कम? n की जो भी वैल्यू होती है, मुझे नहीं पता n की क्या वैल्यू डालेगा यूजर, पर मैंने यहाँ n लिखा। पिछली बार ये n लिखा तो n बार चल रहा था। इस वाले प्रोग्राम को देखकर बताओ ये n चलेगा या n से कम? जब मैंने पिछली यहाँ 10 रखू तो ये 5 बार चल रहा है, 5 रखू तो 2 बार चल रहा है, 100 रखू तो 50 बार चल रहा है। तो जो भी n रखूंगा वो उसके बराबर चल रहा है या कम चल रहा है? बोलो, अगर कोई चीज n से कम चलती है तो उसको हम लोग कहते हैं log n। क्या कहते हैं? लोगोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? n से कम चले तो लोगोरिथम, m से आधा चले तो लोगोरिथम। यू बोल दो आधा। क्या बोल दो? सब n तक जा रहा है तो n आती है, और n से पहले ये आधा में रुक गया तो ये log n। बोलो n से ज्यादा चले तो n स्क्वायर, सॉरी n log n क्या होता है? बोलो इससे ज्यादा चले तो n स्क्वायर। बोलो इससे ज्यादा चले तो 2 की पावर n। बोलो इससे ज्यादा चले तो फैक्टोरियल n। आप जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, 4 ऑप्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है, सबसे पहला तो दिमाग में ये ही छपनी चाहिए। अगर कोई आंसर आएगा तो इनमें से एक आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी चाहे कुछ भी निकाल लो, यही निकलेगी। यही प्रैक्टिकली संभव है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? आपके सिलेबस में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके n क्यूब आ जाए। आपके सिलेबस में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, पर ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो बोलो इसे कहते हैं लीनियर रिथम। लिनिगोरिथम। क्या बोलते हैं? लिनिगो, दोनों का मिक्सर। बोलो इससे बोलते हैं क्वाड्रिक। क्या बोलते हैं? बोले इससे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ये एग्जाम में आया था कि एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं? 2 की पावर में। इससे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि छोटा कौन बड़ा कौन, क्रम में करो। तो आपको ये ऊपर नीचे दे देगा, क्रम में कर लोगे? कर लो, लिख लो। ये यहां से तो एक क्वेश्चन बन रहा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, क्विक शॉट, मस्ट शॉट, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, फलाना सर्च, ढीमका, सबकी यही आती है। इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो पूछ ले। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी दर्शाई जाती है, तो आंसर था 2 की पावर n। इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां से क्वेश्चन एक छपता है।
अभी तक तो हमने डीएसए के 2 संभावित क्वेश्चन कर लिए। अगर आप ऐसे 50 संभावित क्वेश्चन करके चले जाओ तो 50 में तो 5 तो आएंगे। तो ये अपना पूरा डीएसए में 50 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करवा दिए। पहला नोटेशन वाला क्या, तो मैं दोबारा पूछता हूं, अपर बाउंड का नोटेशन कौन सा है? नोटेशन ओमेगा बिग ओ, और बेस्ट वाला या लोअर बाउंड का नोटेशन ओमेगा, एवरेज वाला थीटा। ठीक है, हमेशा हम लोग किसके हिसाब से चलते हैं, बेस्ट के या वर्स्ट के? वर्स्ट। ठीक है ना, बिग ओ के हिसाब से। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किस रूप में आती है? ओ। ये आपको दिखाएगा कि मैक्सिमम ये टाइम खाएगा, या तो इससे कम खाएगा, पॉसिबल है, पर ये मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। ये अपर बाउंड है। क्या यहां तक लिख लिया? तो ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म। किसकी? पावर की। देख लो आप, ये है पावर। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल बोलो। इन दोनों में से पहले बताओ, पहले ये बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? अपन देख ले एक बार। तो अपन को पता ही नहीं साहब ये बड़ा है या ये बड़ा है। मैंने कहा कि इसके बीच में ये आवेगा ए ऑप्शन या बी ऑप्शन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन छोटा कौन। बोलो इसके लिए बस एन का मान रख लो आप लोग 10। कितना रख लो? एक बार रख कर देख लो। एन बराबर 10, तो बोलो 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। 2 की पावर 10 कितनी होती है? 1024। और 10 की पावर 2 कितनी होती है? तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन है? 2 की पावर एन एक बड़ा कंपोनेंट है। मुझे बताओ ना, एग्जाम्पल दो। एग्जाम एन स्क्वायर, एन इंटू एन, हाँ ये दोनों एक ही है। नहीं, कोई नहीं बोलता। ये दोनों तो सेम है, ये सेम है और ये सेम है, कोई नहीं बोलता। बोलने वाला ये बोल रहा होगा कि गणित के हिसाब से। किसके हिसाब से? गणित के हिसाब से। वो ये ऐसा बोल रहा होगा, गणित के हिसाब से सबसे पहले प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा या पावर होगी? पावर। वो ये बोलना चाह रहा होगा। ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम, ये दोनों सेम, रत्ती भर का फर्क नहीं है दुनिया में। तो आप जिस कंसेप्ट में उलझे हो, शायद वो कंसेप्ट ये कह रहा है कि बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? पावर। तो सबसे घटिया होते हैं प्लस माइनस, इसके ऊपर आता है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और सबसे ऊपर कौन आती है? पावर। तो वो ये कह रहा है कि पावर ज्यादा पहले सॉल्व होता है, उसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है ना? अरे वो उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप कल करके आ जाना भले, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वरना कोई कह रहा है कि एन स्क्वायर बड़ा है एन इंटू एन से, तो गलत है दुनिया में। आप निकाल कर देख लो, बराबर आएंगे एग्जैक्टली। चलो, और कोई डाउट? किसी प्रकार का संदेह, दर्द, दुख? चलो, तो ये तो था एल्गोरिथम के बारे में छोटी सी जानकारी। हाँ, है ना? अब हम लोग पढ़ लेते हैं एरे। क्या पढ़ लेते हैं? बोलो एरे। चलो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। बोलो डेटा स्ट्रक्चर 2 तरह का है। बोलो सिंगल वैल्यू और एक मल्टीपल वैल्यू। एक डेटा स्ट्रक्चर ये बताता है कि सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर होगी, और एक बताता है मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर होगी। मल्टीपल वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर, और एक बताता है सिंगल वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर। बोलो किताब वाले इसको प्रिमिटिव कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव।
मतलब सेकेंडरी। क्या यहां तक ठीक है ना? तो बताओ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या बताता है कि सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर होगी, है ना भाई? बोलो इसके उदाहरण है। इंट। इंट आपको ये बताता है कि एक नंबर जो इंटीजर है उसकी बाइनरी कैसे बनेगी, हाँ है ना? ये बताता है कि बाइनरी कैसे स्टोर होगी सिंगल की। तो आपके पास 25 एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, तो ये बताएगा कि 25 की बाइनरी कैसे स्टोर करना है। ये डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डेटा टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बताइए दोस्त। फ्लोट। और बताइए। डबल। और बताइए। कैर। और बताइए। बुलियन। बहुत बढ़िया। और बताइए। पॉइंटर। ये बताता है कि कोई पॉइंटर कैसे स्टोर होगा, हाँ है ना? बोलो नॉन प्रिमिटिव मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने का तरीका है। बोलो नॉन प्रिमिटिव दो तरह के हैं और यहां से क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनना। पहला कहलाता है लीनियर। क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या कहलाता है? नॉन लीनियर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां फंसते हैं वो ध्यान से सुनना। लीनियर का मतलब होता है क्रमिक। क्या है? लगातार, सीक्वेंस में, क्रम में। तो यहां पर किस क्रम की बात हो रही है? स्टोर करने की क्रम या चलने की क्रम? यहां पर कह रहे हैं लीनियर है, तो लीनियर का दो चीज लीनियर है। सब मेमोरी में ये सब एक के बाद एक रखे हुए हैं, ये चीज लीनियर कहला रहा है, या चलने का, एक्सेस करने का तरीका? कितने लोगों को लगता है एक्सेस करने का तरीका है ये? सबने ले रखा है क्या बैच? तो वो आपका रिवीजन ही हो रहा है। तो दोस्तों हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट एक लगातार बैठे हैं या टुकड़ों में बैठे हैं। मुझे बताइए, आप लोग लगातार बैठे हो एक के बाद एक, या कोई कहीं पे बैठा हुआ है? आप बैठो भले ही कैसे ही हो, पर मैं जब अटेंडेंस लेता हूं आपकी, कल को आप भी लोगे अटेंडेंस अपने स्टूडेंट की, तो आप क्या बोलोगे? रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, ऐसे बोलोगे या सिर्फ अपना रोल नंबर बोलते जाओगे? रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो जहां पर भी वो हाथ खड़ा कर रहा है, हाँ या ना? तो भले ही ये डाटा बिखरा हुआ हो, एक साथ हो, हमें लेना देना नहीं है। चलना कैसे है? लीनियर। बड़े बड़े यूट्यूबर के जो टीचर हैं मैंने देखे उनके वीडियो, वो कहते हैं कि साहब मेमोरी में क्या, अगर लगातार है तो लीनियर है। तो मुझे बताओ इसके हिसाब से लिंक लिस्ट तो कभी आनी नहीं चाहिए। लिंक लिस्ट कभी लगातार नहीं बनती, टुकड़ों बनती है। तो अगर इसके हिसाब से बात करें, मेमोरी के हिसाब से, तो लिंक लिस्ट आनी नहीं चाहिए थी। फिर उनको कमेंट करो तो कहते हो कि साहब ये दूसरी कोचिंग वाले हमें बदनाम करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बंदे को कमेंट किया था, वो भी चेन्नई का कोई चैनल था। मैंने वहां पर लिखा था कि साहब ये कंसेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है। वो भी रिक्वेस्ट कर, सर प्लीज एक बार इसको दोबारा देखना कंसेप्ट को, मुझे लगता है ये होना चाहिए। फिर वहां से आए और उसने अपने वीडियो में भी बोला कि कुछ है नॉर्थ इंडियन लोग जो अपन आपको ज्यादा होशियार समझते हैं। अरे वो इतना बोलने के बजाय इतना ही बोल देता ना कि चलो मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूं, तो सही हो जाता। ये वाली चीज गलत पढ़ाई उसने। मैंने उसको यही चीज लिख के भेजी, मैं को सर अगर मेमोरी के बेसिस पर लीनियर देख रहे हो तो लिंक लिस्ट कभी आना नहीं चाहिए, और अगर मेमोरी के बेसिस पर देख रहे हो तो ट्री भी कभी इसमें आना चाहिए, क्योंकि ट्री भी ऐसे स्टोर होता है एरे के रूप में। कैसे स्टोर होता है? एरे के रूप में स्टोर होता है। तो बताओ यहां लीनियर नॉन लीनियर क्या है? एक्सेस। क्या है? बोलो कोई कहीं पर भी हो, बोलते रहो। कोई चाहे लगातार हो मेमोरी में, चाहे टुकड़ों में मेमोरी में, अटेंडेंस कैसे लेनी है अपन को? लगातार। तो वो क्या होगा? ये बोलो एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है, ट्री नहीं, यहां तक ठीक है। स्ट्रिंग, लिस्ट इसमें आ गया, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट इसमें आ गया। स्ट्रक्चर यूनियन कुछ लोग उसका अपोजिशन करते हैं, तो वैसे एग्जाम में आता नहीं, छोड़ देते हैं। यहां केवल मात्र दो है, ट्री और ग्राफ। बस इन सबको सीख लो, ठीक है? बोलो 1, 2,
3, ये 3 टॉपिक पढ़ के जाओ, 3 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है इसके यूज और इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। इसमें से आएगा एड्रेस वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? जहां तक मुझे लग रहा है। और इसमें तो भैया बीएसटी हो गया, स्क्रू हो गया, बीएसटी हो गया, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो गया, नहीं सॉरी परफेक्ट। ये 3 करके चले जाना, आपका पूरा का पूरा ट्री संभाल लेगा वो टॉपिक। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आएंगे, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, पर उसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता। पर इनकी गारंटी दे सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन छपेगा। तो चले ठीक, पहले एरे के क्वेश्चंस कर ले। चलो अब शुरू करते हैं एरे। क्या शुरू करते हैं? बोलो, ये लीनियर है या नॉन लीनियर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बोलो, इसमें इंडेक्स है क्या? नहीं है? इंडेक्स है। क्या एरे में इंडेक्स होता है? बोलो, इकलौता ऐसा है, इकलौता ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें जिसमें इंडेक्स होता है। क्या होता है? बोलो, इंडेक्स होने की वजह से लीनियर के साथ साथ रैंडम एक्सेस भी होता है। तो ये क्वेश्चन कम से कम अभी तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर 100 से 200 बार देखा है, अलग अलग पेपरों में। हर बार उन्होंने एक ही पूछा, वह कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो रैंडम एक्सेस देता है? एरे। एरे के अलावा क्यों? जैसे कि मान लो ये है ए, तो ये A0, A1, A2, A3 है ना, तो मैं लीनियर तो चल ही सकता हूं। अगर कोई मुझे कहे साहब A3 की वैल्यू बताइए, तो आप भी बता सकते हो, बताओ A3 की वैल्यू कितनी है, तो आप सीधा इसको चला सकते हो, सीधा ही चला सकते हो। ये है रैंडम एक्सेस। क्या है ये? एक तो ये क्वेश्चन आएगा, करेक्ट है। मुझे बताओ, एरे लगातार बनता है या टुकड़ों में बनता है? बोलो, कंटिगुअस मेमोरी अलोकेशन, ये लगातार मेमोरी में बनता है। क्या बनता है? ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एरे का क्वेश्चन। क्या आता है? तो क्या एरे का क्वेश्चन करवा दूं? ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एड्रेस निकालना। अरे अभी तो पढ़े पे ध्यान लगा लो। अरे ये बिंग है क्या? नहीं, सर्च इंजन बेकार था। गूगल का सर्च इंजन ठीक है बेबी। लखन तो इसमें भी नहीं है, पर ठीक है। कौन सबसे बेस्ट है? क्रोम। चलो रॉबिन सर को पढ़ते हैं आज। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, तो 2D का है, मैं 1D का दे देता हूं। बोलो, बोलो, माना कि एरे जीरो से ले 0 से लेकर 19 का बेस एड्रेस सो है
और हर एलिमेंट हर एलिमेंट 4 बाइट लेता है, तो 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 A10 का एड्रेस क्या होगा? एड्रेस क्या होगा? ये क्वेश्चन आएगा। चलिए बोलो, एक फॉर्मूला याद करेंगे। क्या करेंगे? एक बोलो, AI का एड्रेस निकालने के लिए बेस एड्रेस इंटू W माइनस लोअर बाउंड। कौन सा? चलो, लोअर बाउंड का मतलब यहां पर है लोअर इंडेक्स। क्या है? मुझे बताइए, एरे के अंदर ये पहला इंडेक्स क्या होता है? लोअर इंडेक्स। क्या होता है? लोअर बाउंड। और ये लास्ट वाला क्या कहलाता है? अपर बाउंड। तो हमें यहां से एल बी मिल गया। डब्लू क्या होता है? हर एलिमेंट की चौड़ाई है। डब्लू मिल गया। बी मिल गया क्या आपको? 100। क्या मिल गया? तो बताइए, आई ये है जो पूछता है, वो आई होता है। क्या होता है? तो चलिए बताइए, हमसे वो किस एलिमेंट का पूछ रहा है? 10। तो आई का मान क्या है? 10। बेस कितना है? 100। डब्लू कितना है? आई कितना है? 10। लोअर बाउंड क्या है? 0। अब कर लो गणित। कितना? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कर लोगे क्या? फॉर्मूला याद रखना, हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लो, बहुत बहुत गजब का क्वेश्चन है, आने के चांस बहुत अच्छे हैं। एरे पर और भी भयंकर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? तो आप ये न्यूमेरिकल संभाल लोगे, नंबर सिस्टम संभाल लोगे। अगर गणित अच्छी नहीं है, काटा कुट्टी अच्छी नहीं है, तो गए काम से। ठीक है? जितना समय मुझे मिलेगा मैं उतने ज्यादा क्वेश्चन करवा सकता हूं आप लोगों को, पर समय अभी बहुत कम है आपके पास भी और ऊपर मैनेजमेंट के पास भी। यहाँ पर काफी लोग तो आना ही बंद हो गए। याद करो वो दिन जब आप पहली बार आए थे, तो यहाँ भरे भरे थे, आपके दोस्त भी काफी बैठे थे आपके साथ। अब सब निकल गए। तो जीतना जरूरी कभी था ही नहीं। जरूरी था लड़ना। क्या था? अंत तक टिके रहना जरूरी होता है। चाहे हार भी जाओ तो तकलीफ नहीं होती साहब, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये हमेशा फीलिंग आती है। ठीक है ना? अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो जाए तो पछतावा नहीं होना चाहिए। और पछतावा करने से पहले एक बार आप अपने आप को देखना कि आपने कितनी ईमानदारी रखी पढ़ने में। आपने कितने डाउट सॉल्व पूछ लिए। आपने घर बैठकर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। जब से क्लास शुरू हुई तब से मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि साहब मैंने अपना 100% दिया है, 100% ये नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले 100 घंटे पढ़ लिया हमने। नहीं, वो 100% नहीं होता। एग्जाम से पहले पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है? काम आएगा जो एक साल से पढ़ा है आपने। मैं तो आज की जनरेशन को समझता था, मेरे को सबके सब गधे भरे पड़े हैं। पर जंतर मंतर वाला जो सीन हो रहा है, तो उस हिसाब से लगता है लोग तो बड़े होशियार तो हैं। उनको समझ में तो आ रहा सही क्या है गलत क्या है। इतना समझ ले तो काफी है। आदमी इंसान रहने के लिए इतनी जरूरी है कि सही क्या गलत क्या। तो करके जाना सही। देखो, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने इतने पेपर देख लिए हैं कि मुझे इनके क्वेश्चन लगभग लगभग याद हो गए, हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप वो देख लो तो पास होने के चांस अच्छे हैं। अभी ऊपर जाते जाते एक दोस्त मिला था आपकी क्लास में से कि सर अभी भी डर लग रहा है मुझे कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा सेकंड पेपर में। अभी भी डर है क्या?
मैं कहता हूं पूरे डीएसए में आप 10 क्वेश्चन आएंगे, आप कितने सही करके आ सकते हो? एक तो कर ही लोगे ना, एक नंबर तो ले आओगे ना, ज्यादा तो मुझे चाहिए भी नहीं। तो आप हर सब्जेक्ट में से अगर एक नंबर लाते हो ना, पूरे नेटवर्किंग में से एक नंबर ले आओगे क्या, तो भी बेड़ा पार है। बेड़ा तो वैसे ही पार है। बस आपको दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से रख के जाना है, फंडामेंटल और एमएस ऑफिस। बाकी वालों में से एक एक क्वेश्चन करना है। और मेरे हिसाब से अगर आप इतने समय से पढ़ रहे हैं तो ज्यादा ही क्वेश्चन सही होंगे। डीएसए के मान लो 10 आ रहे हैं, तो 10 में आप लोग पिछली बार 11-12 थे, 5-6 तो कर ही लोगे, संभल जाएगा। फिर तो भैया 70-80% आ गए सेकंड पेपर में। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला रॉबिन सर वाला क्वेश्चन करते हैं। रॉबिन सर क्या कह रहे हैं, ये देखो लल्ला, बोलो। रॉबिन सर कह रहे हैं कि एक एरे है। अब ये एरे जो है यहां पर क्या लगा रखा है, 7। तो बताइए ये कौन सा एरे है, 1D या 2D? 2D, ठीक है। और आपको किसके हिसाब से सॉल्व करना है, रो मेजर। हर एलिमेंट कितनी बाइट खा रहा है, 2 बाइट। हमें किसका एड्रेस पता लगाना है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूला में वैल्यू रखना और आ जाना, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला दे रखा है ना, मैं इसको लिखता हूं, बोलो बी प्लस डब्लू, बोलो आई माइनस लोअर बाउंड किसका, रो का लोअर बाउंड, बोलो जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, कॉलम का लोअर बाउंड। और यहां आ जाएगी कॉलम की संख्या सी, क्या आ जाएगा यहां पर, सी। मैं आपको सारी वैल्यू दे रहा हूं, इस वाले फॉर्मूला में पटक लेना। चलिए बेस एड्रेस कितना दे रखा है, 2500, ठीक है। हमें पूछा है 10 और 15, क्या पूछा है, 10 और 15। तो बोलिए आई का मान 10 है, जे का मान 15 है, ये हो गया बी, ये हो गया डब्लू, ये है लोअर बाउंड किसका, रो का। और ये क्या है, लोअर बाउंड है किसका, कॉलम का। ये बोल लो अपर बाउंड है किसका, कॉलम का। और ये क्या है, अपर बाउंड है किसका, रो का। तो मुझे बताइए बी आपको एग्जैक्टली मिल गया, ठीक है। डब्लू आपको एग्जैक्टली मिल गया। बताइए आई कितना गिवन है, 10 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, रो का लोअर बाउंड क्या है, -5। कॉलम की संख्या कितनी है दोस्त, बोलो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 प्लस 1। तो बताओ कितनी आई है। तो 10 से लेकर 20 तक काउंट कर लो, कितने कॉलम है, 11। तो ये आएगा 11 प्लस जे कितना दे रखा है, 15। और ये है जे का लोअर बाउंड 10। इस इक्वेशन को कर लो सॉल्व, ये हो गया आंसर। ये इक्वेशन दे रखी है, देख लो। बस मेरा काम था इस इक्वेशन को समझा देना। तो ये रहा बी, ये रहा डब्लू, ये रहा आपका सी, ये रहा आपकी इक्वेशन ये वाली, और ये रही है। चाहे रोबिन सर समझाए, चाहे मैं समझाऊं, चाहे आप खुद समझाओ, फॉर्मूला तो यही रहेगा। फॉर्मूला कंटेस्ट तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लिख लो दोस्त। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखा दिया, कि इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन में से वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, ये छोड़ो, उसने कैलकुलेशन क्या करी है, कैलकुलेशन मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि फॉर्मूला देखकर बता सकते हो क्वेश्चन में से कौन सी चीज कहां से निकालनी है। बस ये आपका खेल हो गया। तो क्वेश्चन पर ध्यान लगाओ, किस पर ध्यान लगाओ। और मैं आपको एक ट्रिक दूं, जिससे आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं थोड़े से दुगने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं से, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं दोस्त,
मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार लगाई है, हर बार फायदा पाया है। आप ये जो नोट्स बनाते हो ना, ये कत्ते काम के नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पास पाठशाला की बुकलेट है क्या? उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या? तो क्वेश्चन लिखो और आगे लिखो आंसर। क्या लिखो? फिर अगला नोट बनाओ। क्वेश्चन की भाषा लिखो, आगे लिखो आंसर। क्वेश्चन की भाषा लिखो, आगे लिखो आंसर। ये है एक्चुअल नोट्स। क्या है ये? एक्चुअल नोट्स। हम जो आपको लिखवाते हैं ये नोट्स नहीं है, ये रेफरेंस है। क्या है ये? यहाँ जो भी आपने भाषा लिखी होगी मेरी क्लास में, किसी और टीचर क्लास में, वो आसान भाषा में लिखवा दे हमने, ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जामिनर आपको आसान भाषा देगा या घुमा फिरा कर? आपको आता कि नहीं आता, आपको किसको प्रूफ करना है, टीचर को या एग्जामिनर को? तो उसकी भाषा सीखो ना। आप हमारी भाषा को रटे जा रहे हो बार बार। एक मैसेज आया अभी दो चार दिन पहले कि सर मैंने आपके नोट्स 10 बार पढ़ लिए हैं, क्या मेरे पूरे में से पूरा आ जाएंगे? मैंने कहा तो नहीं आएंगे। कि सर आपने आधा पढ़ाया क्या? मैं आधा नहीं पढ़ाया। मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा ले, मुझसे भी अच्छा पढ़ा ले, पर आपकी लड़ाई हमसे नहीं है। हाँ, आपकी लड़ाई है एग्जामिनर की भाषा से। वो भाषा ही नहीं पता। अगर आप लोग घर बैठकर बुक खोलना, क्वेश्चन लिखना, आगे आंसर लिखना, 10-15 दिन में एक बार वो पेज 10 पेज, 10 एक पेज पर 10 क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। वो 10 पेज देख लेना, आपको रोज वो भाषा आपको दिखती रहेगी। रोज वो भाषा दिखती रहेगी, उस भाषा से इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि एग्जाम में टिक टिक करके आओगे बस। और आधे से ज्यादा रिपीट होंगे, आपको याद हो जाएंगे आंसर। अगर किसी कोई कर सके तो मैं आपको बता देता हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, टॉपर और बनोगे आप। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था ना, आरयू के अंदर। मैंने कोई बड़ी चीज नहीं करी। मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं जानता था कि ये हमें बोर्ड वाले को या एग्जामिनर को नहीं पता कि मैं कितना डफर हूं या इंटेलिजेंट हूं। उस बंदे को तो चाहिए कॉपी भरी हुई, वो भी किताबी भाषा में। मैं ये चीज बहुत पहले समझ चुका था कि मैं जो कॉपी में लिख रहा हूं वो मेरे लिए नहीं है, एग्जामिनर के लिए। उसकी भाषा में लिखूं, वो राजी हो जाएगा। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म को मैं 10,000 तरीके से समझा सकता हूं आप लोगों को, ठीक है ना? पर उसको अगर पेपर में लिखना है तो वो किताबी भाषा देनी पड़ेगी, ताकि वो नंबर देते मुझे। अगर मैं एक इंटरव्यू भी था निर्जा मोदी स्कूल में, मैंने उनको पॉलीमॉर्फिज्म इतना गजब का समझाया आम जीवन में कैसा होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। किताब में तो ये नहीं है। अरे किताब को मारो गोली, किताब में तो कुछ भी ना है हमारे। यूज करो ना लाइफ में, कि वो यूज कहाँ आ रहा है। तो मेरी बात मानो, इसे नोट्स बनाना शुरू कर दो। अभी 1 महीना मान के चलो, बराबर है 1 महीना, है ना? या 1 महीना भी नहीं है तो कम से कम आपके 28-29 दिन तो है। तो 29 दिन है तो भैया, 29 दिन के अंदर आप दिन के अंदर 100 लाइनें भी लिखते हो, 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो बहुत हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर आप मेरी कॉपी या किसी और टीचर की कॉपी खोल के घर जाकर घोट रहे हो ना, गलत है आप लोग। आप जैन जी है क्या है? आपको बस एक ही टेंशन है कि पढ़ना क्या है। ये कभी टेंशन ली नहीं कि पढ़ते कैसे हम लोग। पढ़ना ही किसी ने सिखाया नहीं आपको। जब पढ़ना ही नहीं पता, तो आप पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, ये पूछने से मतलब ही क्या है, जब ये नहीं पता पढ़ना कैसे? जब कैसे का आंसर ही नहीं पता आज की जनरेशन को। एक बहुत बड़ी कोचिंग है जहां मैं पहले काम करता था, उसमें एक दिन लेक्चर दे रहे थे बहुत बड़े व्यक्ति कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। मैंने एक दिन सर से पूछ लिया, सेल्फ स्टडी करते कैसे? कि स्वयं से पढ़ना सेल्फ स्टडी होता है। अरे स्वयं से कैसे, क्या पढ़ना स्वयं से? उनको खुद को ही नहीं पता, सिर्फ शब्द याद कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करो। आपको पता है सेल्फ स्टडी कैसे होती है? खुद से पढ़ना, तो पढ़ोगे तो खुद से पढ़ोगे, कौन सा आपके मुंह में कोई ठूस के जाएगा? तो सेल्फ स्टडी का मतलब होता है क्या? यहाँ पर जो नोट्स बनाते हो वो कौन बनाता है आपकी कॉपी में? आपकी कॉपी में नोट्स कौन बनाता है? आप ही तो बनाते हो। वो सेल्फ स्टडी नहीं है। घर जाकर नोट्स बनाओगे तो वो सेल्फ स्टडी है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जिनको यही नहीं पता कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। ये इस पीढ़ी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि पढ़ना कैसे है, इस पर कोई ध्यान लगा ही नहीं रहा है। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो पढ़ने का मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। जो टीचर पढ़ाता है उस पर क्वेश्चन करके नोट्स बनाए, ऐसे वाले। खुद से कुछ सीखे। तो आपने क्या सीखा? एग्जामिनर की लैंग्वेज, टीचर की लैंग्वेज, एग्जामिनर लैंग्वेज का जो गैप है ना, वो सीखा आपने। स्वयं से कुछ सीखना, स्वयं से पढ़ना नहीं, स्वयं से कुछ नया करना।
टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें नया क्या मिलेगा आपको, वही जो क्लास में पढ़ाया। चलो, क्या एरे के ये दोनों क्वेश्चंस कर लोगे? ठीक है। अब बच्चा है एरे का। चलो, अब मैं आपको कुछ करवा दूं स्टैक के क्वेश्चंस। स्टैक ऐसा बनता है, हाँ है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कचरा टॉपिक है, हटा दूं, सीधा इनफिक्स पोस्ट फिक्स करा दूं? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर बताना है, ठीक है? सब लोग सॉल्व करो। स्टैक की थ्योरी तो बहुत कचरा थ्योरी है। चलो, इसका पोस्ट फिक्स बनाओ। क्या बनाओ? पोस्ट फिक्स। जल्दी बनाओ भाई, रिवीजन है आपका, आपको ही बनाना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि दिए गए प्रीफिक्स का पोस्ट फिक्स बनाए, तो प्रीफिक्स दे रखा है, पोस्ट फिक्स बनाना है दोस्त। स्टैक की थ्योरी वोरी कर लेना आप लोग, कर लोगे ना? क्या करवाऊं वापस? बोलो, स्टैक एक लिफो है, फिर लो करवाऊं क्या, या ये कर ले? मेन तो क्वेश्चन यही आता है, इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, ये ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में यही आएगा। कर लिया सॉल्व? हिंट देता हूं, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है। देखो, हिंट ध्यान से सुन लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोल लो, इनफिक्स। बोलो, जब ऑपरेटर अंदर हो तो क्या होता है? इनफिक्स। जब ऑपरेटर बाद में हो तो पोस्ट, और जब ऑपरेटर पहले हो तो प्रीफिक्स। ठीक है? आपको क्या दे रखा है? प्रीफिक्स। क्या दे रखा है? कोई मुझे बोले कि साहब इसका पोस्ट बनाना है, क्या बनाना है? पोस्ट बनाना है, तो बोलो दो वेरिएबल एक ऑपरेटर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहला, बोलो पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, और प्लस को कहां टिकाना है? पीछे। बस यही तो करना है। ये बन गया प्री, ये बन गया पोस्ट। प्री से पोस्ट। हिंट देता हूं, बोलो इकलौता क्वेश्चन है जो राइट टू लेफ्ट चलता है। क्या चलता है? एक करके दिखाऊं क्या? चलो करके दिखाता हूं। बोलो, बोलो एक वेरिएबल, यहां से चलना ना, एक वेरिएबल और एक ऑपरेटर, देखिए ऑपरेटर, तो बोलो दो वेरिएबल एक ऑपरेटर हो तो क्या इसको मैं पोस्ट फिक्स बना सकता हूं? चलो बनाओ, बताओ इसका पोस्ट क्या बनेगा? बोलो सी, डी, और माइनस का जाएगा पीछे। अब बोलो ये पूरी सिंगल वैल्यू, क्या बोलो? सिंगल वैल्यू। तो बोलो सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, ऑपरेटर नहीं मिला आगे, छोड़ दो। बोलो सिंगल वैल्यू ऑपरेटर, मिल गया? तो आपको इसको पकड़कर बनाना है पोस्ट फिक्स। क्या करना है? बताओ इसका पोस्ट फिक्स क्या बनेगा? ए बी प्लस, बोलो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू ऑपरेटर, आ गया? तो ऑपरेटर कहां जाएगा? पीछे। बोलो ए बी प्लस सी डी माइनस, ये आएगा आंसर। क्या ऐसा एक क्वेश्चन और दे दूं? पक्का? खुद करोगे हाथों, ये हाथों से करने वाली चीज है दोस्त। मैं चाहे 10 बार कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रोबिन सर तो पूरा समझा देंगे, हमें तो सीधा वही चाहिए, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स। क्या चाहिए? प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अरे चाहता क्या है ये? रोबिन सर ही बोलना पड़ेगा। अरे ये क्या टेलीग्राम पे लगा रोबिन सर का? रोबिन सर सही है हमारे। ये इनफिक्स वाला है। इनफिक्स 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 इनफिक्स। अरे रोबिन सर इनफिक्स के पीछे पड़े हुए हैं क्या? लो, रोबिन सर ने तो सारे के सारे कर लिए, कॉपीराइट नहीं आता। चलो मैं ही दे दूं। मैं ही दे रहा हूं, आ जाओ। मैं अपना, हाँ स्टैक से करते हैं, लेकिन वो बच्चे करते हैं। स्टैक से करो टाइम लग जाएगा, अपना हमारे इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो सीधा खेल में बताता हूं। अगर आपको ऐसा दिखे, बोलो वैल्यू वैल्यू ऑपरेटर, वैल्यू वैल्यू ऑपरेटर, बस ये कर देना है, उल्टा उल्टा कर देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। देखो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद बना के दे दूंगा आपको। सेम टू सेम कर ले एक। चलो मैं खुद ही बना के देता हूं। बोलो प्लस मल्टीप्लाई ए बी माइनस सी डी। अच्छा ऐसे था क्या ये? सेम। ये लो, अब ठीक है, अब कर लो सही। ये हो गया चेंज, ऑपरेटर आगे पीछे कर दिए। बोलो ए बी माइनस सी डी मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस। गुड, ये हुई ना बात। एक तगड़ा वाला कर रहा हूं। बोलो इनफिक्स इनटू इनफिक्स मल्टीप्लाई एफ बट्टे जी। ये इनफिक्स है। कौन सा ये? और हमें क्या निकालना है? ओके ओके, हमें निकालना है पोस्ट फिक्स। क्या निकालना है? हिंट ध्यान से सुनना। बोलो इनफिक्स में गणित लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो गणित के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट, नंबर 2 ब्रैकेट, नंबर 3 डिवाइड। क्या? डिवाइड। तो इनफिक्स वाला क्वेश्चन है ना, तो आपको गणित का नियम याद है ना, तो बस वहां लगाना है। और कहां पर भी मुझे ऐसा कहीं दिख गया x प्लस वाई, तो ये तो मेरा इन हो गया। पोस्ट कैसे बनता है बोलो? पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस, ये बन गया पोस्ट। तो चलो एक एक पकड़ो और बनाते जाओ। नहीं पोस्ट, पोस्ट बनाना है। आप प्री भी बना सकते हो, लेकिन पोस्ट बनाने के पूछता हूँ। पोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये तीनों में, प्री इन और पोस्ट में से एक्चुअल में पोस्ट ही काम का है। एग्जाम में पोस्ट ही आता है, कंप्यूटर में पोस्ट ही चलता है। पोस्ट को कहते हैं रिवर्स पॉलिश। क्या कहते हैं? प्री को कहते हैं पॉलिश नोटेशन, साइंटिस्ट का नाम है पॉलिश, उसके नाम पर प्री है। और उसका उल्टा होता है रिवर्स पॉलिश, पोस्ट। लल्ला हाथ पर चला लो। हाँ गलत, किसी से पेन ले लेते हैं, पेपर लेको पेन ले लो, कहीं भी काटा पीटी करो ना। दोस्त जितने हाथ चलाएगी पेपर में फायदा उतना मिलेगा दोस्त। आपकी कॉपी गंदी करने का मेरा कोई एम नहीं है।
मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपने हाथों से करें तो समझ में आए, डाउट लगे तो पूछे। सबसे पहले आपको गणित के नियम लगाने हैं और किसको बदलना है, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं, गणित के हिसाब से बदलो। गणित के हिसाब से बताओ पहले कौन सा सॉल्व होना चाहिए, तो बोलो इसको सॉल्व कर लूं क्या? बोलो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस, ये बन गई सिंगल वैल्यू, इसको छेड़ा नहीं, क्या इसको सॉल्व कर लूं? बोलो सी डी मल्टीप्लाई, बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ा, बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ा। अब बताइए किसको सॉल्व कर लूं, इसको कर लूं, ब्रैकेट है, बोलो पहली वैल्यू इनटू, इसका क्या बनेगा, बोलो पहली वैल्यू क्या है, सी डी स्टार, फिर ई माइनस। अब मुझे बताइए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले क्या सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करके बताओ। बोलो ए बी प्लस इंटू सी डी स्टार ई माइनस, इसका बताइए, एफ जी बट्टे, भाई नहीं है ना भाई। अब बताइए कौन सा गुणा करूं, पहले वाला या बाद वाला? जब पहले वाला करूंगा बोलो पहला वैल्यू, दूसरी वैल्यू बोलो तो सी डी मल्टीप्लाई, ये दूसरी वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू लिखकर आगे क्या लगा दूं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब बताइए ये बचा हुआ है एफ जी बटे, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आंसर। दोस्त घोट लेना कर लेना, एक होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में आता है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ तो कर लेंगे, वो भी है, ये लो, बोलो 6 5 2 3 प्लस 8 × 3 प्लस मल्टीप्लाई, ये पोस्ट फिक्स है, क्या है, आपसे वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करूं मैं? ठीक है, वैल्यू आपको दे रखी है ए बी सी डी, बोलो 268 278 288 298, ये दे दी वैल्यू। चलो बोलो हर चीज सिर्फ बोलो प्री से पोस्ट निकालते समय राइट टू लेफ्ट चलते हैं, बाकी हमेशा कैसे चलते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट। और कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यू एक ऑपरेटर चाहिए, बोलो दो वैल्यू एक ऑपरेटर नहीं है, दो वैल्यू एक ऑपरेटर नहीं है, दो वैल्यू एक ऑपरेटर मिल गया, पकड़ लो, सॉल्व करो, कितना रहा है, 2 + 3 कितना आया, 5। अब बताओ कौन कौन सा पकड़ में आएगा, दो वैल्यू एक ऑपरेटर चाहिए, ये पकड़ में आ गया, 40 8 2 पंजे। अब दो वैल्यू और एक ऑपरेटर पकड़ो भैया, ये पकड़ में आएगा, कितना आया, 43। अब बताओ दो वैल्यू एक ऑपरेटर, 43 इंटू 215, और 215, अरे एक ऑपरेटर कम है क्या, एक मैं भूल गया, फिर एक मैं भूल गया, लिखना ही भूल गया, आप कर लोगे ना ये वाला, बस ऐसे सॉल्व होते ही है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैल्यू दे रखी होती है, आपको बस सॉल्व करना है, कर लोगे। बस मेरा एक ऑपरेटर, मुझसे कोई गलती हो गया चूकने में, लिखने में, जो घर से करना आना है वो ये वाला है, ये वाला बहुत रिपीट मोड में आता है दोस्त, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी पावर ई पावर एफ, अभी तक का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामों का,
मैं आपको हिंट दे देता हूं, मुझे बताइए क्या कभी किसी ने ऐसा सॉल्व किया है? पहले ये सॉल्व होता है ए वाला या बी वाला पहले सॉल्व होता है? पक्का? इसको हम लोग गणित में लिखते हैं 2 की पावर 3, हाँ या ना? तो बताइए सबसे पहले पावर सॉल्व होती है? होती है पावर? मुझे बताइए पावर कैसे सॉल्व करते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? यस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। क्या करेंगे? ये एक नियम है गणित का, बाकी वही आगे काम आएगा। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ, मैं ही बना लेता हूं। बताओ इसका क्या बनेगा? ई एफ पावर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम में आता मैं ही कर रहा हूं। अब बताइए प्लस मल्टीप्लाई माइनस या पावर, इसको सॉल्व करो तो ए प्लस बी इंटू सी माइनस, बोलो पहली टर्म दूसरी टर्म आ गई और पावर आ गई। अब ये पूरी एक वैल्यू बन गई। अब बताइए गणित के हिसाब से किसको सॉल्व करेंगे? बोलो बी पहली टर्म दूसरी टर्म और डी ई एफ पावर पावर। अब बताइए प्लस माइनस दोनों बराबर है, लेफ्ट से चलो, क्या चलो इनको सॉल्व करो तो बोलो पहला ए बी सी स्टार प्लस डी ई एफ। अब बताइए इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फाइनल आंसर। ये करके जाना, रट के जाना, इसके चांस सबसे ज्यादा इस बार। सबसे ज्यादा रिपीट एक ही क्वेश्चन होता है पावर वाला, ये इसकी वैल्यू भी नहीं बदलते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो आज के लिए तक काफी है, कल और छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए।